हेलो नमस्कार सुस्वागतम साथियों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल IBSC इंड्यूस क्लासेस में। देखिए साथियों, हम मैथ में चैप्टर नंबर 10वां जो कि कौन सा बिंदु पथ वो चल रहे हैं और उसमें जो है आज का जो लेक्चर है वो हमारा 30वां लेक्चर है। अब तक जो हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और दूसरे लेक्चर में हमने प्रश्नमाला पढ़ी थी 10.1। कौन सी प्रश्नमाला पढ़ी थी? 10.1। और 10.1 के सवाल नंबर 1 से 3 तक डिस्कस किए थे। अब हमारे एक विद्यार्थी है दिनेश कुमार जी, तो उनको जो है थर्ड क्वेश्चन में कुछ डाउट है। तो आप जो है सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने जो है हमें फीडबैक दिया, आपको वीडियो कैसा लगा और कौन सा क्वेश्चन डाउट है। तो हम जो है आपके लिए यहाँ पे है आपकी जो है जो थर्ड क्वेश्चन डाउट है उसको हम यहाँ पे अच्छे से और भी जो है आसानी से हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्पेशली दिनेश कुमार जी आप जो है अच्छे से इसको समझना और जो है उसके बाद हम आगे पूरी 10.1 प्रश्नमाला हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, तीसरा सवाल जो है ना आपको क्या बोला का है। तीसरे सवाल में यह बोला है कि 3 असंरेख बिंदुओं A, B और C से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, और इसके बाद बोला है कि अपने जो उत्तर दिया उसका कारण भी दीजिए। तो सबसे पहले जो है इसका बिंदुपथ क्या होगा वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि असंरेख बिंदु जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो असंरेख बिंदु देखिए दोस्तों, 2 तरीके के बिंदु होते हैं। एक तो होता है संरेख और दूसरा होता है असंरेख। ठीक है, ये जो है मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है लेकिन वापस बता देता हूँ इसको हल करना है। तो संरेख बिंदु का मतलब देखिए, स मतलब समान और रेख मतलब एक ही रेखा पर। ठीक है दोस्तों, संरेख का मतलब होता है कि जितने भी बिंदु होंगे ना वो एक ही रेखा पर होंगे, और असंरेख का मतलब कि जो भी बिंदु होंगे ना वो एक रेखा पर नहीं होंगे, अलग अलग रेखा पर होंगे। ठीक है दोस्तों, यह जो है बात आपको समझ में आती है। ठीक है दोस्तों, अब जो है हम आगे हल करते हैं और आपको बोला कि 3 असंरेख बिंदु है। कितने हैं? 3, मतलब 3 जो बिंदु है वो अलग अलग है। ठीक है, तो तीनों बिंदु जो है वो एक ही रेखा पर नहीं है, तो हमें जो है कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है हमने 3 असंरेख बिंदु ले लिए। अब ये 3 असंरेख बिंदु जो है हमने ले लिए ना, ठीक है, इसका नाम दे दो आप A, इसका नाम दे दो B और इसका नाम दे दो C। ठीक है दोस्तों, अब यह सवाल जो है ना कहाँ जाके अटक गया? आपके प्रैक्टिकल करने पे। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे अटक गया? प्रैक्टिकल करने पे। कैसे प्रैक्टिकल करने से होगा? देखिए, 3 बिंदु आपको दे रखा है और इन 3 बिंदु से समदूरस्थ बिंदु, समदूरस्थ का बिंदु जो है, समदूरस्थ का मतलब होगा समान दूरी पर, उससे समान दूरी। इन ऐसा कौन सा बिंदु होगा, ऐसे कौन सा बिंदुओं का बिंदुपथ होगा जो इन तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर होगा। ठीक है, तो हम मुझको जो है वो निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो है ना हम इन तीनों रेखाओं को मिला लेंगे, तीनों बिंदुओं को, AB, इसके बाद BC और इसके बाद AC। इन तीनों को जो है हम मिला लेंगे, AB, BC और AC, तीनों को हमने मिला लिया। अब जो है ना आप चाहो ना तो प्रैक्टिकल कर सकते हो। क्या है प्रैक्टिकल? देखिए, आप जो है अपनी कॉपी लीजिए, इस कॉपी में इस तरीके से जो है 3 बिंदुओं को मिलाइए। आपने मिला लिया इन 3 बिंदुओं को। अब जो है आप क्या कीजिए, आप प्रकार लीजिए और पेंसिल लीजिए। प्रकार में पेंसिल को रख कर जो है ना सबसे पहले काम कीजिए, इस AB जो रेखा है ना, इस AB रेखा का समद्विभाजन कीजिए। अब किसी रेखा का समद्विभाजन जो है ना वो कैसे किया जाता है? देखिए दोस्तों, जैसे कि यह है आपकी रेखा, इसका समद्विभाजन करना है ना, तो देखिए कुछ जो आपका प्रकार है कुछ इसी तरीके का होता है। सबसे पहले प्रकार का जो नोक है वो इस सिरे पर रख कर आधे से ज़्यादा भरकर यहाँ से चाप काटोगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ये जो है आपने चाप काट लिए। ठीक है दोस्तों, देखिए ये चाप आगे है, 2 चाप आपने काट लिए। इसके बाद जो है ना आपको यहाँ से चाप काटना है इस तरीके से। ठीक है, ये जो है एक यहाँ से चाप काट लिया और एक चाप काट लिया यहाँ से। तो इस तरीके से जब आप चाप काटते हो ना तो जो है आपको इसका समद्विभाजन मिल जाता है। मैंने तो ये जो है वो आपको बताने के लिए किया है, लेकिन एग्जैक्ट जब आप प्रकार से करोगे ना तो आपको एग्जैक्ट इसका समद्विभाजन मिल जाएगा। समद्विभाजन मतलब इस AB रेखा जो है ना इसके आधे आधे भाग, जैसे कि ये M है ना, तो AM और BM जो है आपके बराबर होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, AB रेखा, BC रेखा और AC रेखा का समद्विभाजन करना है। यदि आप प्रैक्टिकल करना चाहो ना तो अपनी बुक में अलग से कर सकते हो, नोटबुक में, लेकिन यहाँ पर जो है ना आपको माप के करने की जरूरत नहीं है। आप जो है आराम से ऐसे कर लीजिए। एक तो जो है ना देखिए यहाँ से काटा तो एक यहाँ से आ जाएगा, एक यहाँ से काटा तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब जो है ना इस रेखा और एक जो है आप काट लीजिए यहाँ से। ठीक है, यहाँ से जो है आपने काट लिया। तो हुआ क्या ना, जब आपने इसको मिलाया ना तो ये किस तरीके से आया, देखिए दोस्तों, ये जो है ना वो इस तरीके से कुछ आता है। आप चेक कर लेना, भले जो है ना कुछ इस तरीके से ही आएगा। इसी तरीके से आप AC
जो है ना भुजा, इसको भी, इसका भी समद्विभाजन कीजिए। ठीक है, इसका भी एक बार आप समद्विभाजन कर लीजिए। ठीक है, तो हम समद्विभाजन करेंगे ना तो इसका भी जो है समद्विभाजन कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, इसका भी एक यहाँ पे आ जाएगा, एक से आ जाएगा यहाँ पे, और एक जो है यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो इसका भी जो है आपने समद्विभाजन किया। समद्विभाजन दोनों साइड से किया जाता है, एक बार इस साइड से किया, एक बार इस साइड से किया। यहाँ पे मैं इतना लिखने वाला क्योंकि जो है इसमें ज़्यादा हो जाएगा तो आपको दिखेगा नहीं हिसाब में। इसके बाद आप कीजिए BC का समद्विभाजन। अब तो BC का समद्विभाजन करोगे ना तो BC का समद्विभाजन भी जो है ना कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो है कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये जो है आपका इस BC का समद्विभाजन आ गया। इतना जो है आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक तो जो है कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, कुछ नहीं कि आपने इन तीनों बिंदुओं को मिला के इनका जो भुजा बनी है उसका समद्विभाजन किया है। इतना जो है आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद आप समझिए, इसके बाद आप समझिए कि जहाँ पर ये तीनों जो समद्विभाजक है ना वो कहाँ पर मिले, किससे, एक बिंदु पर। ठीक है, इसको जो है आप नाम दे दीजिए O। क्या नाम दे दीजिए O। ठीक है, और जहाँ पर ये भुजाएं जो ये समद्विभाजक है इन भुजा को काटते हैं उनका भी नाम दे दीजिए। मान लो P, Q और R, ये जो है आपने इसके नाम दे दिए। अब जो है ना जब आप नापोगे ना, प्रैक्टिकल करके जो है आप नापोगे ना तो होगा क्या कि BO है ना, BO आपका OC के बराबर होगा, और ये जो AO है ना वो भी AB के बराबर, BO के बराबर होगा और OC के बराबर होगा। मतलब आपने जो है पहले AO को नापा, किसको, AO को। ठीक है, इसको पहले आपने नाप लिया, इसका मान लो कोई भी जो है लंबाई आ गई। इसके बाद आपने BO को मापा। ठीक है, ये भी जो है इसकी लंबाई आ गई। इसके बाद जो है आपने नापा OC को या CO को नापा तो इसकी भी जो है लंबाई आ गई। तो इन तीनों की लंबाई, जैसे कि मान लो इसकी 2 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 2 सेंटीमीटर आई और इसकी भी 2 सेंटीमीटर आई। मतलब इन तीनों की जो लंबाई है ना वो समान आई। अब तीनों की लंबाई समान आई, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बिंदु है ना वो इस A बिंदु, B बिंदु और C बिंदु से समदूरस्थ हुआ, मतलब समान दूरी पर हुआ। पहली बात तो यह, तो हमें जो है वो इन 3 बिंदुओं से समान दूरी पर एक बिंदु मिल गया। और दूसरी बात क्या है ना कि इस 3 बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु जो है ना, बिंदु सिर्फ एक ही होता है, इस एक के अलावा कोई दूसरा होता ही नहीं है, क्योंकि हमने समद्विभाजन करके देख लिया, सिर्फ हमें एक ही बिंदु मिला है। अब यदि हमें सिर्फ एक ही बिंदु मिला है, वो भी कैसे मिला, हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया है। ठीक है, ये सब हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया। अब जो है आपने सिर्फ देखा है कि आपने निकाल लिया कि ये जो हमें बिंदु मिला है ना वो सिर्फ इससे बिंदु A, B और C से समान दूरी पर सिर्फ एक ही बिंदु मिलता है, जो कि कौन सा बिंदु है, O। ठीक है, तो ये हमें इस बुक में लिखना है, बाकी कुछ करने का जरूरत नहीं है। नहीं, बात जो है आपको समझ में आ गई। आपको बोला है कि A, B, C से समदूरस्थ बिंदु जो बिंदु है उसका बिंदुपथ क्या होगा, तो यहाँ पे बिंदुपथ होगा नहीं, सिर्फ एक बिंदु ही होगा, जो कि कौन सा बिंदु है, O। और आपने कैसे निकाला, इन तीनों भुजाओं का समद्विभाजन किया। बस जस्ट सिंपल है, इस भुजाओं को समद्विभाजन कर लीजिए, ये भुजा जहाँ पर मिलती है उनको नाप लीजिए। और फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप क्या कीजिए, सबसे पहली बात तो आप अपने नोटबुक में ये ऐसे एक त्रिभुज बना लीजिए, कोई भी 3 बिंदु लेके। इसके बाद इनको नाप के जो है चेक कर लीजिए। आपका जो है तीनों बिंदु तीनों भुजाएं AO, BO, CO समान आएगी। अब तीनों भुजा समान है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बिंदु है वो A से भी, B से भी समान दूरी पर, A से भी समान दूरी पर और C से भी समान दूरी पर, तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर, इसका मतलब समदूरस्थ हुआ। तो ये जो है आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। लेकिन इसमें इतनी मातापची करने का टाइम है नहीं, आपने जो इतना कर लिया है अब जो है आप इसको लिख लीजिए। अब जो आपने सोचा है ना, जो आपने दिमाग लगाया है ना, इसको जो है इस सवाल में लिखना है। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपका हो गया। अब इस तरीके के जो भी सवाल आते हैं ना उसको कैसे करना है, किस तरीके से लिखना है, देखिए आप सबसे पहले लिखोगे, दिया है ये जो है आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि यह प्रश्नावली है आपकी 3 या 4 नंबर की। या तो आपको 4 नंबर का सवाल पूछेगा या फिर 3 नंबर का तो 101% पूछेगा ही। ठीक है, तो आपको हो सकता है कि एक 3 नंबर का पूछ ले और एक सवाल 1 नंबर का पूछ ले, तो टोटल 4 नंबर हो जाएंगे। तो 3 नंबर का पूछेगा ना तो एटलीस्ट आप ऐसा समझिए कि 2 पेज तो जो है ना, 2 पन्ने तो आपको भरने ही है। ठीक है, अब 2 पन्ने भरने तो कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे, देखिए दिया है, आप क्या लिखोगे कि 3 असंरेख बिंदु A, B और C है। ठीक है, यह जो है आपने लिख लिया, यह जो है आपको देगा, बस कुछ दूसरा कुछ नहीं देगा। इसके बाद जो है ना आपने क्या की है, रचना इसमें। ठीक है दोस्तों, क्या किया, रचना किया कि वो भी जो है आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, टाइम थोड़ा लगेगा इसको लिखने में, लेकिन जो है हम अच्छे से समझेंगे, हमारे पास इतना तो टाइम है कि इसको समझ ले। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, भुजा AB, भुजा AB BC
और AC, इन तीनों के जो है हमने क्या किया, लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक, इन तीनों के लंब समद्विभाजक जो है ना हमने क्या, इन तीनों के लंब समद्विभाजक हमने क्या ले, देखिए AB के लंब समद्विभाजक क्या है, RO, BC के क्या है, PO, और QO खींचे। बस ये जो है आपने रचना कर ली, बस ये जो है ये भी काम आपका हो गया। ठीक है दोस्तों, अब जो है आपको क्या लिखना है, देखिए इतना जो है आपने लिख लिया। अब रचना के बाद आपको आना है, सिद्ध करना है, या फिर क्या करना है, सिद्ध करना है। ये भी जो है आप लिख लीजिए, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है या फिर ज्ञात करना, कुछ भी लिख सकते हो, लिख लीजिए ज्ञात करना है, या फिर इसमें नहीं लिखोगे तो चलेगा, कोई बात नहीं। अब आप यहाँ पे सीधा ये लिख लीजिए उपपत्ति। क्या लिखोगे, उपपत्ति। अब उपपत्ति जो है वो क्या होती है, इसको समझते हैं, मतलब इसकी उपपत्ति जो है वो क्या होगी। जब आपने इस AB भुजा का लंब समद्विभाजक किया, वैसे आपने समझ लिया, बस आपको जो है एग्जाम में लिखना क्या वो मैं आपको बताया, बस आपको अब दूसरा कोई दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। जब आप इस AB का लंब समद्विभाजक करते हो ना, तो आपको क्या मिलता है, देखिए AB का लंब समद्विभाजक करोगे तो आपको मिलता है ये RO। ठीक है, RO जो है वो क्या है, लंब समद्विभाजक। तो यहाँ से जो है ना आपको क्या मिल गया, देखिए यहाँ से आपको AO मिल गया है, AO मिल गया है किसके बराबर, BO के। ठीक है दोस्तों, ये जो है आप कहने की जरूरत नहीं है क्यों मिल गया। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आपको आगे होगी। तो ये जो है इसको आप समीकरण नंबर दे दो 1। ठीक है, इसके बाद आपको मिल गया है, देखिए ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद आपको BO मिल गया है, देखिए BO जो है ना वो किससे मिल गया, देखिए BO किसके बराबर मिल गया, CO के। ये भी जो है आपको कहने की जरूरत नहीं है, CO के, क्योंकि ये जो है आपने प्रैक्टिकल करके देख लिया है। ठीक है, ये जो है वो समान ही होते हैं। इसके बाद जो है ना तीसरा हम नाम दे, या फिर इन 2 समीकरण ले लो, 2 समीकरण से जो आपका काम हो जाएगा। अब जो है आप लिखोगे इसके आगे समीकरण, ये लिख लो समीकरण 1 व 2 से, क्या है, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा, देखिए दोस्तों मैं ऐसे बताता हूँ कि मान लीजिए ये आपका x है, ठीक है, ये है आपका y, तो x y के बराबर है और y जो है वो z के बराबर है। ठीक है, x y के बराबर है और y z के बराबर है। इसका मतलब x जो है ना वो ऑटोमेटिक इन दोनों से x जो है वो z के बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए दोस्तों x जो है वो y के बराबर है, ठीक है, इतना जो है आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन y जो है वो z के बराबर भी है, तो यहाँ पर जो है हम y की जगह क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, क्योंकि y और z बराबर है। इसका मतलब y कहो या z कहो, बात तो एक ही है ना, दोनों के मान एक जैसे है, तो y की जगह हमने लिख लिया z, तो x और z ऑटोमेटिकली बराबर आ जाएंगे। इससे मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएंगे कि AO बराबर हो जाएगा CO के। ठीक है, AO किसके बराबर हो जाएगा, CO के। ये जो है आपका हो गया, इससे भी आप समीकरण 3 नाम दे दो। अब AO BO आपस में बराबर और AO CO भी आपस में बराबर। इसका मतलब जो है आप क्या करोगे कि AO बराबर होगा BO के, और साथ ही साथ ये किसके बराबर होगा, CO के। मतलब ये जो हमने क्या लिखा है पता है, कि जब आपने ये सब करके दूरियां नापी ना, AO BO और CO ये क्या हो गए, आपस में बराबर होती है। ठीक है, आपने जो है ये प्रैक्टिकल करके देख लिया है, तो आप चाहो तो देख भी सकते हो। तो ये दूरियां जो है आपके बराबर होगी, तो इसी को जो है हमने यहाँ पे लिखा है। अब लिख लिया, अब बस आपका काम हो गया है। तो अब जो है आप क्या लिखोगे, अतः 3 असंरेख बिंदु से समदूरस्थ स्थित बिंदु O है। बस इतना ही जो है आपको लिखना है, इसके अलावा कुछ आपको लिखना नहीं है कि इन तीनों बिंदु से समदूरस्थ स्थित बिंदु है। बिंदु पता होगा नहीं, सिर्फ एक हमें बिंदु मिला है, तो वो बिंदु जो है वो क्या है, O है। ठीक है दोस्तों, तो अब तो जो है वो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ चुका होगा, कुछ इसमें करना नहीं है। और जो है वैसे भी आपके तीसरे और चौथे सवाल थोड़े
से अलग है। तो इसको जो है इसमें आपको मात्रा परीक्षक करने की है भी नहीं, बस आप एक बार इसको समझ लीजिए, अगर आ जाए तो इसको जो है वो लिख लेना। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपका तीसरा सवाल, और स्पेशली दिनेश कुमार, आप जो है इसको भी आप एक बार समझ लीजिए। अब यदि और भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, हम जो है वो आपके लिए ही है। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम हल करेंगे चौथा सवाल। अब देखिए दोस्तों, चौथा सवाल हम करते हैं, क्या बोला है सबसे पहले ये देखते हैं। 3 समरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ जो है वो क्या होगा, ये आपको निकालना है। यहाँ पर भी जो है आपको बिंदु पथ निकालना है, और यहाँ पर अब आपको क्या देगा है 3 समरेख बिंदु। ठीक है दोस्तों, अब इस सवाल के डायग्राम को जो है आप अच्छे से समझना। मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब इसमें जो है अच्छे से आपको जोर देकर समझाऊंगा, ताकि जो है डायग्राम से ही आपको समझ में आ जाएगा। बाकी थ्योरी से जो है इसमें इस तीसरे सवाल और चौथे सवाल में कम समझ में आ जाएगा। इस तीसरे और चौथे सवाल में आपको डायग्राम पर जोर देना है। तो देखिए होगा क्या, आपको बोला है 3 समरेख बिंदु, आप जो है बिल्कुल पासा पर जाइए। आपको बोला है 3 समरेख बिंदु, तो हम ले लेते हैं 3 समरेख बिंदु। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आप ध्यान रखिए, आपको बोला है समरेख बिंदु मतलब एक ही रेखा पर। अब आपको ये तो नहीं बोला ना कि 3 समरेख बिंदु है वो समान दूरी पर है, ये तो आपको बोल रखा नहीं है। इसका मतलब बिंदु जो है वो कई भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लो ऐसे हो सकते हैं, एक हो सकता है ऐसे, ठीक है, ये हो सकते हैं, या फिर 1-2 बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु हो सकता है यहाँ पर, ऐसा भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि एक बिंदु जो है वो यहाँ पर है और दूसरा बिंदु जो है बिल्कुल यहाँ पर हो सकता है। अब 2 बिंदु यहाँ पर, तीसरा बिंदु यहाँ पर, या फिर हो सकता है कि एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, कुछ भी जो है वो हो सकता है। यह जो है आपको दे रखा है नहीं। ठीक है, अब यदि समान होते ना तब तो हम कुछ कर लेते कि ये कुछ ये है, ये तीनों समान दूरी पर, यहाँ पर कुछ एक बिंदु P होगा, लेकिन यहाँ पर जो है आपको बिंदु कुछ बोल रखे है नहीं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब यहीं पे जो है आपका सवाल हो गया। आपको बोला है 3 बिंदु। ठीक है दोस्तों, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, अब यदि ये बिंदु कोई भी एक बिंदु मान लो कहाँ पे हो जाए, यहाँ पर, तब क्या होगा, देखिए इन तीनों बिंदुओं को मिला लीजिए, A, B और C, तीनों को जो है आपने मिला लिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कोई भी बिंदु कहाँ पर है, मान लो यहाँ पर P बिंदु है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, क्या ये तीनों जो दूरियां है, इसको जो है देखिए हम डॉट क्यों ले रहे हैं, ताकि जो है ना हम इसको जो है बनाने में बस ये चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये तीनों जो दूरियां है वो समान होगी या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, क्या ये तीनों दूरियां समान होगी या नहीं होगी, साफ दिख रहा है, किसी को भी यहाँ पे दिख जाएगा कि ये तीनों दूरियां जो है वो समान नहीं है। ठीक है, अब ये यदि तीनों दूरियां समान होती नहीं है, यदि तीनों दूरियां समान हो नहीं रही है, तो ऐसा कोई बिंदु होगा ही नहीं ना जो इन तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो। यदि आपको कुछ यहाँ पे 3 समान बोले रखे होते तब तो कुछ बात अलग होती, लेकिन आपको कुछ बोला ही नहीं है, तो हो सकता है समान भी हो और समान नहीं भी हो। तो समान के लिए तो हम देखते नहीं, लेकिन समान जब नहीं होगे तब तो कुछ इस तरीके का केस बनेगा। तो क्या इस कंडीशन में इन तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर कोई एक बिंदु हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए दोस्तों साफ आपको दिख रहा है, एक बिंदु यहाँ पर, एक दूरी ये, एक ये और एक इतनी बड़ी, कुछ हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कि 3 समरेख बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ जो है ना वो कोई होता ही नहीं है। ठीक है, यदि समान बोला होता तो आपका सवाल कुछ अलग होता, लेकिन आपको बोला सिर्फ 3 समरेख बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ जो है वो कोई होगा ही नहीं। ठीक है, अब बस इस होगा ही नहीं को जो है आपको इसमें लिखना है। बात समझ में जो है आ रही होगी, बिल्कुल ही सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है, बस आपको इसे डायग्राम से समझना है। ठीक है, अब जो है हमें यह यहाँ पे लिखना है कि इन तीनों समरेख बिंदुओं से जो है ना समान दूरी पर कोई एक बिंदु होगा ही नहीं। कैसे लिखेंगे देखिए, अब इसके लिए जो है ना हम क्या लेंगे, स्थितियाँ लेंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ कंडीशन लेंगे कि यदि हम जो है ना एक काम करते हैं, पहले इस P बिंदु को कहाँ पर लेके देखते हैं, इस A और B के बीच में। ठीक है, कहाँ पर लेके देखते हैं, A और B के बीच में। तो A और B के बीच में जब लेना है ना तो कैसे लेते हैं, जैसे कि आपको बोल लिया कि A और B के बीच में आपको कहीं पर भी एक बिंदु लेना है, तो आप क्या करोगे बोलिए। आप जो है क्या करोगे, सिंपल सी बात है, इस A और B जो रेखा है ना इसका समद्विभाजन करोगे। कैसे करोगे, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से। ठीक है, एक बार यहाँ से और एक बार जो है वो यहाँ से, कुछ इस तरीके से समद्विभाजन करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके की रेखा आएगी। अब इस रेखा पर कहीं पर भी जो है ना कोई भी बिंदु हो वो जो है ना A और B से समान दूरी पर होगा। ठीक है, अब यदि आपको ये याद नहीं तो याद भी कर लीजिए कि जब हम
किसी रेखा का समद्वि भाजन करते हैं और समद्वि भाजक रेखा आती है ना, उस रेखा पर बिंदु, हर एक बिंदु जो है ना, हर एक बिंदु की दूरी जो है वो ए और बी से समान दूरी पर होती है। जैसे कि ये भी ए और बी से समान दूरी पर है, ये बिंदु भी ए और बी से समान पर है, ये भी ए और बी से समान पर है, ये भी ए और बी से समान पर है। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर ए और बी से समान दूरी पर स्थित बिंदु लाने के लिए हम ए बी का क्या कर लेंगे, समद्वि भाजन कर लेंगे। तो जब हम ए बी का समद्वि भाजन करते हैं ना, तो हमें जो है एक रेखा प्राप्त होती है एल। कौन सी रेखा प्राप्त होती है, एल। और एल पर जो है हम कोई एक बिंदु ले लेते हैं, माना कि एल पर कोई एक बिंदु पी है। ठीक है दोस्तों, हमने यह ले लिया। ठीक है, एक बार जो है हम समद्वि भाजन करेंगे ए बी का। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, आप समझ तो गए हैं कि हम जो है, आप ये तो समझ गए हैं कि इसका कोई बिंदु जो है वो हो सकता ही नहीं है, मतलब इसका कोई समदोष बिंदु हो ही नहीं सकता। अब हमें ये सिद्ध कर रहे हैं कि कैसे नहीं हो, ये समझ तो गए हो, लेकिन कैसे नहीं हो सकता इसको आपको लिखना भी तो पड़ेगा, क्योंकि लिखे बिना तो नंबर होंगे नहीं। तो हमने एक केस लिया, एक कंडीशन ली कि एक बार हम इस पी बिंदु को इन दोनों बिंदु जो इन दोनों बिंदु के बीच में लेके देखते हैं। तो एक बार जो है आपने इस दोनों बिंदुओं के बीच में इस पी बिंदु को ले लिया। ठीक है, ठीक है, अब क्या किया कि हम जो है अब बी और सी से समान दूरी पर पी को लेके देखते हैं। ठीक है, पहले केस में ए और बी से समान दूरी पर लिया, अब दूसरे केस में हम बी और सी से समान दूरी पर लेते हैं। तो वापस बी और सी से समान दूरी से लेने के लिए जो है वापस आप इसका समद्वि भाजन करोगे, समद्वि भाजक रेखा एम आएगी और यहाँ से भी जो है आपने एक बिंदु ले लिया पी। ठीक है, सॉरी हाँ पी ले लिया। ठीक है, ये क्या ले लिया, पी। अब आपके पास दो समद्वि भाजक रेखा आई और ए और पी और ये दोनों आ गए। अब यहाँ से जो है आपको कैसे करना, देखिए बस इतना जो है आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना है एग्जाम में। अब देखिए दोस्तों क्या लिखना है, किस तरीके से करना है। एक इस बार जो मैं आपको लिखवाता हूँ ना वो आप लिख लीजिए। इसका जो है आप जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हो आपके एग्जाम में, सेम ऐसा ही जो है आपको लिखना है। तो आपको जो है क्या दिया है, हम लिखेंगे कि हमें यह दे रखा है कि तीन समरेख बिंदु ए बी और सी है। यह जो है आपका क्या है, तीन समरेख बिंदु है। ठीक है दोस्तों, यह जो है आपको दे रखा है। अब जो है आपको उत्पत्ति जो है ना आपने क्या की, आपने जो है रचना जो है आपने क्या की वो लिखते हैं। देखिए रचना, आपने रचना जो है वो क्या की है कि ए बी का लंब समद्वि भाजक और बी सी का लंब समद्वि भाजक किया। ठीक है, क्या किया आपने, ए बी या फिर ए बी और सी को मिलाया, बस इतना ही लिख लीजिए, बाकी जो है इतना लिखने का है नहीं। सी को मिलाया। ठीक है दोस्तों, इतना जो है लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, बस सी को जो है हमने मिलाया। अब जो है आप लिखिए उपपत्ति। ठीक है, क्या लिखिए, उपपत्ति। तो उपपत्ति में हम जो है वो क्या करेंगे, उपपत्ति। यहाँ से जो है आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों आपको जो है क्या करना है, हम जो है उपपत्ति के लिए जो है ना कुछ स्थितियाँ लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, स्थितियाँ। देखिए हम क्या लेंगे, यदि पी और ए और बी से पी जो है वो क्या है, समान दूरी पर। यदि पी ए और क्या है, पी ए और बी से ए और बी से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। ठीक है, हमने क्या लिया कि जो ए पी है ना वो ए और बी से समान दूरी पर है। तब जो है ना वो क्या होगा, तब जो एल जो होगा वो इस रेखा का जो है ना आप एक बार नाम दे दीजिए। ये जो रेखा है ना, बड़ी सी रेखा जो आपने खींची है, ठीक है, इस रेखा का आपने नाम दे दिया एल एम, तो इसका एन नाम दे दीजिए। ठीक है, क्या नाम दे दिया इस बड़ी सी रेखा का, एम। तब जो है ना एल एन पर लंब क्या होगा, समद्वि भाजक, जो समद्वि भाजक भाजन होगी या पर समद्वि भाजक होगी। ठीक है, एल जो है वो एन पर समद्वि भाजक होगी, मतलब एल जो है वो लंब होगी एन पर। ये जो है आपने इसको नाम दे दिया समीकरण। एक बात जो समझ में आ रही है कि एल जो है ना वो एन पर लंब समद्वि भाजक होगी, मतलब इन दोनों को बराबर भागों में काट रही है, यहाँ पे जो है 90 डिग्री का कौन बनेगा, तो सीधी सी लाइन है तो 90 का बनेगा, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप क्या लिखोगे, देखिए दोस्तों वापस यही लिखोगे कि यदि पी बी और सी
समान दूरी पर है। तो जो है ना आपकी जो रेखा M है ना वो N पर लंब समद्विभाजक होगी। मैं जो है सेम यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ से जो है आपके पास क्या जाएगा, M परपेंडिकुलर है N पर। तो ये आपका आ गया समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बात यहाँ पर समझिए कि आपके पास क्या आ गया है, समीकरण 1 व समीकरण 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 आपके पास आया है कि L परपेंडिकुलर M समद्विभाजक लंब है किस पर, N पर, और M भी जो है वो लंब है किस पर, N पर। ठीक है, N जो है वो क्या है, लंब है N पर, और M जो है वो भी लंब है N पर। मतलब ये भी 90 और ये भी 90, दोनों जो है यहाँ से जो कितना कोण बनाएगी 90 डिग्री का। मतलब एकदम क्या है, सीधी है, बस सीधी जाएगी, कहीं भी जो है वो थोड़ी सी भी मुड़ेगी नहीं। इसका मतलब रेखा L और M जो है वो क्या होगी, समांतर। ठीक है, दोनों ऐसे जा रही है ना, देखिए दोस्तों इस तरीके से जा रही है। इसका मतलब ये रेखा जो है ना L और M जो है क्या होगी, समांतर होगी। हो गई ना समांतर। बस तो हमें यही लिखना है। हम जो है अब क्या लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जो है ना हमें क्या मिल जाएगा कि सही है, L जो है वो समांतर हो जाएगी M के। जो रेखा L है ना वो किसका समांतर हो जाएगी, M के। अब समांतर हो गई, इसका मतलब रेखा L और M जो है ना कहीं मिलेगी नहीं। अब जब कहीं मिलेगी ही नहीं ना, ये रेखा यदि कहीं मिलती होती ना कहीं तो हमें बिंदु P जो है वो प्राप्त होता। लेकिन यहाँ पर जो है बिंदु P अब कहीं दोनों रेखा कहीं मिलेगी नहीं तो प्राप्त होने को है नहीं। इसलिए जो है हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि रेखा L और M, ठीक है, रेखा L और M कभी भी आपस में नहीं मिलेगी। ठीक है, ये जो है आपस में कभी मिलेगी नहीं। अब जब आपस में मिलेगी नहीं तो हमें जो है वो P बिंदु प्राप्त होगा नहीं। अतः हमें A, B और C से समदूरस्थ P बिंदु प्राप्त जो है वो नहीं होगा। सिंपल सी बात है ना, ये दोनों रेखा मिलेगी नहीं तो हमें A, B और C बिंदु का जो समदूरस्थ जो बिंदु P है वो हमें प्राप्त होगा ही नहीं। तो बस ये जो है आपका काम हो गया है। आपने जो है इस सवाल को 2 सेकंड में या 30 सेकंड में 10 सेकंड समझ लो, 10 सेकंड में समझ लिया था इस डायग्राम से। अब इस जो आपने समझा है ना, इसको सिद्ध करने के लिए आपने ये सब लिखा है। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। क्या समझा था कि आपको समान दे रखे होते तीनों बिंदु तो बात अलग है, लेकिन अलग अलग दे रखे। तो यहाँ से आपको डायग्राम से साफ पता चला है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि यह तीनों रेखाएं जो है आपस में समान हो। अब ऐसा हो ही नहीं सकता तो तीनों बिंदु से समान जो है वो P बिंदु होगा कैसे, हो ही नहीं सकता। बस तो बात आपकी फिनिश हो गई। तो यही से जो है आपने सवाल को तो समझ लिया, अब आपको ये सब लिख के बताना था तो ये भी जो है आपने बता लिया। तो इसको जो है आप समझ जाइए इस चौथे सवाल को। इसके बाद से हम जो है वो 500 चट्टे आगे हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है आप समझ जाइए। अब देखिए दोस्तों 5वां सवाल जो है ना हमें क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि A और B बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्रों का बिंदु पथ रेखाखंड AB का लंब अवधक होता है। आपको जो है ना 2 बिंदु दे रखे हैं और आपको ये बोला है कि इन 2 बिंदुओं से जितने भी वृत्त जाते हैं ना, उन सभी वृत्तों का जो केंद्र होगा ना वो इस रेखाखंड AB का क्या होगा, लंब अवधक। देखिए समझते हैं। आपको जो है ना 2 बिंदु दे रखे हैं। मान लो ये बिंदु A है और ये जो है बिंदु B है। ठीक है, अब इन दोनों बिंदु से वृत्त जो है वो जा रहे हैं। बहुत सारे वृत्त जाएंगे, अनंत, लाखों करोड़ों अनंत वृत्त जाएंगे। हम जो है समझने के लिए 2 या 3 वृत्त जो है हम ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों एक बड़ा सा पहले तो वृत्त लेते हैं। अब वो वृत्तों की खासियत जो है ना क्या होगी कि यह इस A और B बिंदु से ही जाएंगे। तो हमने वृत्त लिया पहले ये। ठीक है दोस्तों, ये जो है A और B बिंदु से जा रहा है। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा वृत्त ले लेते हैं ये। ठीक है, इस देखिए दोस्तों ये जो बड़ा वाला पहले तो A और B बिंदु हम लिख लेंगे। ये बड़ा वाला वृत्त है, इसका केंद्र आ गया ये। अब हम लेते हैं छोटा वाला वृत्त, इसके अंदर एक ले लेते हैं। तो यहाँ से एक वृत्त लेंगे ये। ठीक है दोस्तों, ये जो हमने वृत्त ले लिया। आप जो समझ रहे होंगे थोड़ा सा गलत आ रहा है, लेकिन जो है आप समझ जाइए कि 2 वृत्त जो है हमने ले लिए है। थोड़ा सा सही बना लेता हूँ।
दो अवयव हमने यह ले लिए, ठीक है, यह जो है हमने ले लिए, ठीक है दोस्तों। अब जो है इसका बिंदु पथ जो है, सॉरी इसका जो केंद्र है ना, छोटे अवयव का केंद्र ये है, ठीक है। बड़े अवयव का केंद्र नीचे और छोटे अवयव का केंद्र जो है वो ऊपर है। ये जो है आपका बिंदु ए है और ये है आपका बिंदु बी। अब जो है हम एक अवयव जो है वो ऊपर ले लेते हैं, तो यहाँ से हम ले लेंगे ऊपर अवयव, ये जो है हमने ले लिया एक ऊपर अवयव, ठीक है दोस्तों। यह जो हमने अवयव ले लिया ऊपर वाला, थोड़ा सा सही ले लेते हैं, यह हमने ले लिया, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो है हम केंद्र ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इतना जो है आपको समझ में आ गया है। अब हम ए और बी बिंदु को जो है ना वो डॉट डॉट करके मिला लेते हैं, कि देखिए कैसे होंगे, डॉट डॉट करके मिलाते हैं ये। अब जो है हमें सिद्ध करना है कि जो इस अवयव के केंद्र हो गए ना, इन अवयवों के केंद्र को हम नाम दे देते हैं, पहले बड़े अवयव के केंद्र को P, छोटे अवयव के केंद्र को Q और इसको जो है नाम दे देते हैं R, ठीक है। इन अवयवों के केंद्रों को हमने नाम दे दिया। अब जो है ना इन तीनों बिंदुओं से जो रेखा जाएगी ना, वो इस ए बी रेखाखंड को क्या करेगा, आप इस ए बी रेखाखंड को समद्विभाजित करेगा। देखिए लंब अवधक मतलब समद्विभाजित, लंब अवधक और समद्विभाजित एक ही होते हैं, ठीक है दोस्तों। लंब समद्विभाजन कहो या लंब अवधक को, बात एक ही होती है। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ से आपके मेन प्रश्नमाला चालू होती है या होती जो है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से जो है आपके जो प्रमेय है 10.1 और 10.2 दोनों प्रमेय चालू होती है। और इस प्रश्नमाला में जो है, सॉरी इस प्रश्न में आपकी प्रमेय लगेगी 10.1। कैसे लगेगी, किस तरीके से लगेगी वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो है ना, इतना तो आप समझ गए हो, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि दिया है, ये चीज़ जो है ना आपको लिखनी ही पड़ेगी, दिया है। पहले हम ये लिख लेते हैं, इसके बाद अच्छे से इस सवाल को समझते हैं। क्या दे रखा है, देखिए दोस्तों, हमें दे रखा है कि ए और बी दो बिंदु दे रखा है, और ए और बी दो बिंदु है, इतना ही लिख लीजिए, दो बिंदु है। देखिए दोस्तों लिखना पड़ेगा, अब इसमें कम छोटा लिखो या ज़्यादा लिखो, कम लिखो या ज़्यादा लिखो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि ए और बी दो बिंदु है और उनसे जो है वृत्त जा रहे हैं, और इनसे वृत्त जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, वृत्त गुजर रहे हैं। बस इतना जो है आप लिख लीजिए, बस लिखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों लिखना तो पड़ेगा ही, थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा। इसके बाद जो है ना आप क्या करोगे कि रचना कर लोगे, ठीक है। रचना जो है क्या करोगे कि ए, या रचना इसमें नहीं करोगे तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें रचना करने की जरूरत है नहीं, डॉट डॉट तो मैंने ऐसे ही आपकी सेफ्टी के लिए बनाया है। इसके बाद जो है आपको लिखना पड़ेगा कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है दोस्तों। क्या करना है, सिद्ध। अब सिद्ध जो है वो क्या करना पड़ेगा, देखिए दोस्तों सिद्ध करना पड़ेगा कि वृत्तों के केंद्र जो है उसका बिंदु पथ रेखाखंड ए बी का जो है वो लंब अवधक होता है। तो जो है आप क्या कर सकते हो, सिद्ध कि एक बड़ी सी रेखा ले लीजिए, या फिर हम भाषा में लिख लेते हैं, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, कि वृत्तों के केंद्र, वृत्तों के केंद्रों का बिंदु पथ रेखाखंड ए बी का लंब अवधक होता है। देखिए दोस्तों मैं जो है ना, मैं भी आपकी तरह जो है ना इन सवाल से उठा के जो है वो देख रहा हूँ। देखिए दोस्तों इन सवालों से जो है उठा के भी जो है मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से जो है आपको, यदि कुछ पता नहीं है ना तो किस तरीके से आपको करना है। हमें कुछ नहीं पता है, हमने देखिए दोस्तों ये यहाँ पर जो दे रखा था वो का वो लिखा, और सिद्ध करने में जो यहाँ पर दे रखा था वो का वो लिखा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप लिख लीजिए उपपत्ति, ठीक है, उपपत्ति। अब उपपत्ति में आप अपना काम कीजिए। अब देखिए सबसे पहला जो है ना, एक लीजिए आप बिंदु P को, बिंदु P और ए बी को लीजिए, यहाँ से जो है आप समझिए। देखिए दोस्तों हम एक समझे कि जो बिंदु P है ना, इस P बिंदु और ए बिंदु और P B बिंदु को देखिए, इस बिंदु A, बिंदु P और बिंदु B, इन तीनों को देखिए। इन तीनों को जो है ना हम उठा के एक बार यहाँ पे पटक लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने पटका तो ये जो है कुछ इसी तरीके का है। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर क्या है P। अब दोस्तों आपको ये पता होगा कि
किसी वृत्त की जो त्रिज्या होती है ना वो हर जगह समान होती है। जैसे कि यहाँ पर जो त्रिज्या का यहाँ पर जो मान था ना वो का वो मान होगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये तो जो है आप बात समझते ही हो, इतना तो जो है समझ में आता होगा। मतलब जो मान ए पी का है ना वो मान क्या होगा बी पी का। ये भी जो है आप समझते हैं कि जो मान ए पी का होगा ना वही मान होगा बी पी का। इसका मतलब ये एक त्रिभुज है और एक इस त्रिभुज में दो भुजाएं जो है ना आपस में क्या है समान, और इस त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में समान है। इसका मतलब बिंदु ए और बी से पी जो है वो समान दूरी पर है। सिंपल से मतलब ये है ना। तो यदि बिंदु ए और बी से पी समान दूरी पर हो तो उस पी का जो उस समान दूरी पर स्थित बिंदु है ना उसका जो बिंदु पथ है वो इस ए बी रेखाखंड को जो है क्या करता है लंब समद्विभाजित करता है। यही तो हमारी 10.1 प्रमेय है। 10.1 प्रमेय क्या है कि ए और बी से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ जो है वो क्या होगा इस ए बी रेखाखंड को जो रेखाखंड है उसको लंब समद्विभाजित करता है। तो ये देखिए यहाँ पर आपने अब आप कहोगे आपके दिमाग में डाउट आएगा कि आपने पता कैसे किया कि पी जो है वो ए और बी से समान दूरी पर है। तो सबसे पहले तो आपने ये जो दिख रहा है ना इसको उठा के यहाँ पे रखा है। अब आपने देखा कि ए पी और बी पी दोनों समान, जो दोनों का मान है वो समान है, दोनों रेखाखंडों की लंबाई समान है। क्यों समान है? क्योंकि दोनों वृत्त की परिधि है, अब सॉरी वृत्त की त्रिज्या है, दोनों वृत्त की त्रिज्या है, दोनों जो है वो भुजा समान है। इसका मतलब P की दूरी यहाँ से भी समान होगी, यहाँ से भी समान, और P की दूरी यहाँ से भी समान। इसका मतलब P जो है वो A और B दोनों से समान दूरी पर है। और यदि A और B दो बिंदु से समान दूरी पर कोई एक बिंदु है उसका बिंदु पथ जो है वो उस रेखाखंड को जो है ना समान जो क्या करता है लंब समद्विभाजित करता है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आप इसे छोटे वाले क्यू बिंदु को लीजिए। किसको लीजिए? क्यू बिंदु को। क्यू बिंदु को लिया, देखिए दोस्तों मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। क्यू बिंदु को लिया, इसको जो है ना वापस उठाइए और यहाँ पे रखिए। ये जो है आपने रखा, यहाँ पर कुछ इसी तरीके का है, ये आपका वापस ए है, वापस बी है, और ये जो है यहाँ पर सिर्फ क्यू आ गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ से जो है ना वृत्त जा रहा है, इस छोटा वाला वृत्त, इस वृत्त को देखिए, ये वृत्त, ठीक है, ये वृत्त जो है ना वो भी कहाँ से जा रहा है? यहाँ से। मतलब जो Q और A है ना वो भी इस छोटे वृत्त की त्रिज्या है, और Q और B है वो भी इस छोटे वृत्त की त्रिज्या है। अब यदि दोनों छोटे वृत्त की त्रिज्या है इसका मतलब दोनों का मान जो है ना वो समान होगा। और यदि दोनों का मान समान है इसका मतलब क्या होगा कि Q जो बिंदु है वो A और B से समान दूरी पर है, और यदि A और B से Q समान दूरी पर है इसका मतलब A का जो बिंदु पथ होगा वो इस ए बी रेखाखंड को लंब समद्विभाजित करेगा। ठीक इसी तरीके से आप R बिंदु को भी ले लीजिए। R बिंदु को भी जो है ना आप इस तरीके से लोगे, ठीक है, इस तरीके से जो है आप लोगे। R बिंदु भी जो है वो A और B दोनों से समान दूरी पर होगा, और R बिंदु का जो बिंदु पथ होगा वो क्या होगा? इस A B का लंब समद्विभाजक होगा। ठीक है दोस्तों, बस अब बात समझ के, अब तीनों का जो बिंदु पथ है वो लंब समद्विभाजक है। इसका मतलब तीनों से जो आने वाली रेखा होगी ना वो कुछ इस तरीके से होगी, और यह जो है इस A B रेखाखंड को जो है वो लंब समद्विभाजित करेगी। बस आप जो है इसको समझ गए हो। ठीक है दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे जो ये डॉट डॉट लाइन बनाई है ना ये आपको बनाने की ज़रूरत है नहीं, बस वहाँ पर जो है आपको ए बी और पी क्यू आर बिंदु लिखना है। या वापस लिखिए उपपत्ति। अब जो देखिए तो भाषा कैसे लिखनी है, आप सवाल से तो जो है डायग्राम से समझ गए। भाषा कैसे लिखोगे? देखिए चूँकि क्या लिखोगे? चूँकि पी बिंदु ए और बी से समान दूरी पर है। क्या है? समान दूरी पर है। ए और बी से जो है वो क्या है? समान दूरी पर। पी बिंदु जो है वो ए और बी से समान दूरी पर। ठीक है दोस्तों, पी बिंदु समान दूरी पर है। अतः क्या लिखोगे? अतः यहीं पे लिख लीजिए, अतः पी बिंदु का बिंदु पथ, या फिर जो है ना इसी तरीके से लिख लीजिए, अतः पी बिंदु का बिंदु पथ ए बी को लंब समद्विभाजित करेगा। लंब समद्विभाजित करेगा। देखिए दोस्तों, हम जो समझ रहे हैं ना उसको ही लिख रहे हैं, बाकी कुछ एक्स्ट्रा लिख ही नहीं रहे। जो आपने समझा है 10.1 में उसको ही हमने लिखा है। ये तो आप समझ गए हो, आपने 10.1 जो मैंने आपको पहला लेक्चर समझाया था उसमें तो ये था, बस तो उसको ही हमने लिखा है। ठीक इसी तरीके से आपका क्यू बिंदु भी होगा। ठीक इसी तरीके से जो है
क्यू बिंदु जो है ना वो आपको लिखना है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे लिखने में टाइम वेस्ट होगा, सेम आपको ऐसे लिखना, कुछ इसमें कुछ दूसरा जो है वो लिखने का है नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो है पी की जगह आप क्यू लगा लेना। तो इसी तरीके से जो है क्यू जो है वो क्या करेगा, क्यू जो है वो क्या करेगा, आपको इस रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करेगा, लंब समद्विभाजित। इसी तरीके से आपका बिंदु आर जो होगा ना वो भी ए और बी से समान दूरी पर होगा, और वो भी जो है वो आर बिंदु जो है वो ए और बी को जो है क्या करेगा, लंब समद्विभाजित करेगा। अब बिंदु क्यू, बिंदु पी, बिंदु क्यू और बिंदु आर तीनों इस ए बी को लंब समद्विभाजित कर रहे हैं, और तीनों एक ही रेखा पर स्थित है, ठीक है। एक ही रेखा आर पर स्थित है, तीनों जो है वो एक ही रेखा एल पर स्थित है। अब जो है हम क्या लिखेंगे, चूंकि बिंदु पी क्यू और आर तीनों रेखा एल पर, एल जो है आप यहाँ पे नाम दे दीजिए, एल पर स्थित है, बस इतना जो है आपने लिख लिया, बस आपका काम जो है हो गया है। अतः आप क्या लिखोगे, अतः, बस काम हो गया। अतः लिख के जो है आप लिख लीजिए, अतः क्या लिखोगे कि बिंदु ए और बी बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्रों का जो वृत्तों के केंद्रों का जो बिंदु पद है वो रेखाखंड ए बी का लंब अवदक होता है, या लंब अवदक होगा, होता है की जगह आप लिख लीजिए होगा। बात जो समझ में आ रही है ना, बस यहाँ पे सिद्ध कीजिए, जो है वो हटाना है, सिद्ध कीजिए कि ए और बी बिंदु से, देखिए मैं यहाँ से कहाँ तक लिखना है, ये लास्ट में यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको टास्क देता हूँ। इसके बाद आप लिखोगे ए और बी बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्रों का बिंदु पद जो है वो रेखाखंड ए बी का लंब अवदक होता है, या फिर होगा है, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से इन सवालों को करना है, बस इसको देख कर ही करना है, और जो मैंने आपको पढ़ाया है ना उसी के हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ, और वो बिल्कुल 101% सही है, इसमें जो है कोई आपको करेक्शन है नहीं, ठीक है दोस्तों। तो यह है 500 सवाल, एक बार इसे उतार लीजिए, इतना उतारना है। इसके बाद अतः लिख कर आपको क्या करना है, अतः लिख कर ये जो है आपको सवाल उतार लेने का, ठीक है दोस्तों। अतः लिख के इस सवाल को उतार दीजिए। इसके बाद जो है ना यहाँ पर जो है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है, थोड़ा रात हो गई, लेट हो गया है, तो इसके आगे जितने भी सवाल है ना उन सवालों को, जैसे 6 से 9 तक 3 सवाल बाकी है, और उसके बाद विविध के जो है बाकी है, इन दोनों को मर्ज करके हम एक और वीडियो थोड़ा सा लंबा खींच लेते हैं। माफ़ी चाहते हैं थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन जो है फटाफट अगले वीडियो तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम अगला चैप्टर चालू करेंगे। यदि आपको कोई सजेशन हो कि कौन सा चैप्टर करवाना है तो आप कह सकते हो, और इसके बाद नहीं तो हम 11वां चैप्टर तो लेंगे ही, ठीक है दोस्तों। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक तो करना ही है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, आपके दोस्तों की जो व्हाट्सएप ग्रुप है क्लासों की उसमें आपको इस वीडियो को शेयर करना है, और साथ ही साथ RBSC इंड्यूस क्लासेस को सब्सक्राइब भी करना है। इसी तरीके के और वीडियो जो है इसके अपडेट्स मिल पाए इसके लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए हम ये आशा करते हैं कि आप पढ़ रहे होंगे, आप जो है आगे बढ़ रहे होंगे, और जो है अपने सपनों को पूरा बिल्कुल करने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।